गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्थापना की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना के उद्देश्य एवं कारण देश में मुद्रा तथा साख का समुचित प्रबंधन, रुपयों के आंतरिक तथा बाह्य मूल्यों में स्थिरता लाना, देश में सुव्यवस्थित एवं संतुलित रूप से बैंकिंग का विकास करना एवं सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करना। कृषि साख की समुचित व्यवस्था करना, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना, व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का केंद्रीकरण करना। भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन एवं प्रबंधन। भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन को 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए, फर्स्ट केंद्रीय संचालक मंडल, जिसमें केंद्रीय संचालक मंडल में 20 मेंबर होते हैं, जिसमें एक गवर्नर हो गया, 5 ईयर के लिए चुना जाता है। 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, वो भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं। और 15 संचालक। दूसरा होता है स्थानीय मंडल, जो कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली है। 5 सदस्य होते हैं, 4 ईयर के लिए चुने जाते हैं। और रिजर्व बैंक के कार्यालय, प्रधान कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अब भूमिका देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, अतः ये बैंक वह समस्त कार्य करता है जो किसी केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने आवश्यक है। ये बैंक किसी भी देश की मौद्रिक संस्थाओं के नियंत्रण, आर्थिक विकास हेतु कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित कार्य है। पहला है नोटों का निर्गमन, नोट छापना, धारा 24। नोट कौन कौन से? क्योंकि आप जानते हो कि 1 रुपये का नोट प्लस जितने भी सिक्के हैं उस पर भारत सरकार वित्त सचिव के साइन होते हैं, वो बैंक द्वारा नहीं छापे जाते हैं। उसके अलावा नोट देखिए, 2 रुपये का नोट, 5, 10, 20, 2 रुपये के नोट से लगा के जितने भी नोट हैं वो सब नोटों का निर्गमन आरबीआई बैंक करता है। कहाँ कहाँ होता है नोट निर्गमन? महाराष्ट्र, नासिक, मध्य प्रदेश, पवास, कर्नाटक, मैसूर, पश्चिम बंगाल, सेलबोनी। बैंकों का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता, आरबीआई है वो बैंकों का बैंक है एवं अंतिम ऋणदाता है। किसी भी बैंक को यदि कहीं से भी ऋण नहीं मिलता है तो अंतिम ऋणदाता कौन है? आरबीआई बैंक है। आरबीआई से वो ले सकते हैं। समाशोधन का कार्य विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखता है। सरकार का बैंकर एवं हबीकर्ता एंड सलाहकार। सरकार को भी लास्ट में कहीं से लोन नहीं मिलता है तो वो भी बैंक के जरिए लोन ले सकता है। सलाहकार भी है एंड एजेंट के रूप में कार्य करता है।
बैंकिंग प्रणाली का नियमन करता है। जो अन्य बैंक है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। CRR, SLR सबको नियंत्रित करने का कार्य करता है बैंक। ब्याज दर सबको लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है। जो नए बैंक ओपन करना चाहते हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है। प्रबंध, शाखा विस्तार, निरीक्षण, विलयन तथा अवसादन, किन्हीं बैंकों को मिलाना है या उनको अलग करना है। शाखा नियंत्रण, अन्य कार्य में देखिए कृषि शाखा, औद्योगिक वित्त, आर्थिक समन्वयकों का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन, बैंकिंग शिक्षा तथा प्रशिक्षण, मुद्रा स्थानांतरण, मुद्रा परिवर्तन, यदि मुद्रा परिवर्तन करना है तो उसका भी आदेश RBI द्वारा दिए जाएगा। निक्षेप स्वीकार करना अर्थात जमाई स्वीकार करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेन देन का कार्य, बहुमूल्य धातुओं का क्रय विक्रय, सहायक सुविधाओं का विस्तार, विकास वित्त की पूर्ति। सहायक नियंत्रण RBI कैसे करता है? भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सहायक नियंत्रण करना है। सहायक नियंत्रण से तात्पर्य ये है कि देश में सहायक की पूर्ति न तो आवश्यकता से कम हो न ही अधिक। यदि सहायक की पूर्ति आवश्यकता से अधिक या कम होती है तो दोनों ही परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। RBI इस तरीके से सहायक नियंत्रण करता है कि देश में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास हो सके। ये बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मौद्रिक नीति का मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास हो। सहायक नियंत्रण की विधियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक सहायक नियंत्रण की कई विधियों का प्रयोग करता है। अध्ययन की दृष्टि से सहायक नियंत्रण की प्रमुख विधियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। सहायक नियंत्रण की विधियाँ परिमाणात्मक विधियाँ एवं गुणात्मक विधियाँ। परिमाणात्मक विधियाँ में देखिए बैंक दर, यहाँ पे 2018 की दी हुई है लेकिन अब वो चेंज हो गई है, इसलिए आप नए डेटा पढ़ सकते हैं। तो बैंक दर खुले बाजार की क्रियाएं, इसमें अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है। जो शेयर होते हैं उनका क्रय और विक्रय किया जाता है। नगद कोषानुपात में परिवर्तन, धारा 42। वैधानिक तरलता अनुपात SLR। गुणात्मक विधियाँ, इसमें देखिए चयनित सहायक नियंत्रण, धारा 36 1A के तहत सहायक राशनिंग, नैतिक अनुनय, प्रत्यक्ष कार्रवाई। इसमें प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है और नैतिक जिम्मेदारी दी जा सकती है। सहायक की राशनिंग की जा सकती है कि इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। और सहायक अब मौद्रिक नीति, देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन की समस्याओं पर नियंत्रण रखने के लिए एक उचित मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती है ताकि मुद्रा की मात्रा को आवश्यकता के अनुरूप नियंत्रित एवं नियमित रखा जा सके। मुद्रा व साख की मात्रा को नियंत्रित करने में केंद्रीय बैंक की प्रमुख भूमिका होती है। मौद्रिक नीति का अर्थ, सामान्य शब्दों में मौद्रिक नीति का आशय एक ऐसी नीति से जिसके मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व मुद्रा साख की पूर्ति नियमित की जा सके। विशेष शब्दों में किसी देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैसे मूल्य, रोजगार, आर्थिक विकास के संचालन में मुद्रा की मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रबंध को मौद्रिक नीति कहा जाता है। परिभाषा,
प्रोफेसर हैरी जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति का आशय उस नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। प्रोफेसर केंट के अनुसार मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए चालान के विस्तार और संकुचन के व्यवस्थित करने से है। निष्कर्ष, मौद्रिक नीति में निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य: कीमतों के स्थायित्व, प्राइस स्टेबिलिटी, विनिमय दरों में स्थायित्व, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, आर्थिक विकास, मुद्रा की तटस्थता, आय में स्थिरता, बचत एवं विनियोग में साम्य, आर्थिक स्थिरता, विकास के लिए साधन उपलब्ध कराना, कुशल भुगतान यंत्र। मौद्रिक नीति का महत्व क्या है? आर्थिक विकास, पूंजी निर्माण, मुद्रा की साख एवं पूर्ति में संकुचन, उचित कीमत स्थायित्व, विनिमय दर में स्थायित्व, साख का निर्माण, पूर्ण रोजगार, भुगतान, साम्यता, ये सब रखने में इसका महत्व है। अन्य महत्व है दीर्घकालीन उद्योगों को प्रोत्साहन, लघु उद्योगों एवं प्राथमिक क्षेत्रों में साख का वितरण। मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरण कौन से हैं? मौद्रिक नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा व साख की मात्रा, उसकी लागत तथा उसके उपयोग को इस प्रकार नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है जिससे निर्धारित उद्देश्य पूरे हो सके। मौद्रिक नीति के उपकरणों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। रिजर्व बैंक इन उपकरणों की सहायता से मौद्रिक नीति का संचालन करता है। मौद्रिक नीति के उपकरण: साख नियंत्रण के उपकरण एवं साख सुविधा विस्तार के उपकरण। साख नियंत्रण के उपकरण, इसमें बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोषानुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, चयनात्मक साख नियंत्रण, उपभोक्ता साख नियंत्रण, नैतिक अनुनय, प्रचार प्रसार, प्रत्यक्ष कार्रवाई। साख सुविधा विस्तार के उपकरण: वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, संचालन विस्तार, बैंक शाखाओं का विस्तार, चलन मुद्राओं का विस्तार, बिल बाजार का विकास, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं, गरीबी निवारण के लिए ऋण सुविधा, चयनित पुनर्वित्त एवं पुनर्कटौती सुविधा।